हाँ, न्यूट्रिशन इन प्लांट। उसके पहले क्या पढ़े थे? अमीबा में। अमीबा में कौन सा न्यूट्रिशन होता है? बोलो जो कितने स्टेप में पूरा होता है? अमीबा प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक? मल्टी सेलुलर की यूनिसेलुलर? तुम अमेरिका में कहाँ बैठ गया है जाके? इधर रहो इंडिया में। यूनिसेलुलर की मल्टी सेलुलर? प्रोकैरियोटिक। किस किंगडम में आता है? पिस्टा किंगडम में आता है। अमीबा का लोकोमोटरी ऑर्गन कौन सा है? हाँ, स्यूडोपोडिया। शेप क्या होता है उसका? इरेगुलर। शेप कैसा होगा? इरेगुलर होगा। फूड का डाइजेशन कहाँ होगा? फूड वैक्यूल में होगा। ठीक है, इतना सारा चीज याद हो गया। उसका हैबिटाट कैसा है? एक्वेटिक की टेरिस्टेरियल? एक्वेटिक। फ्रेश वाटर की मेरीन वाटर? फ्रेश वाटर। ठीक है, अब देखो अमीबा के साथ का ही एक ऑर्गेनिज्म है, अमीबा की तरह ही उसका भी बिहेवियर कुछ है। नाम है उसका पैरामीशियम। नाम सुने हो? पैरामीशियम। एक होता है अमीबा, एक है पैरामीशियम। ये अमीबा और पैरामीशियम दोनों के दोनों किस किंगडम में आते हैं? तो प्रोटिस्टा किंगडम में। ठीक है, ये भी किस किंगडम का मेंबर है? प्रोटिस्टा। इसमें और अमीबा में जो मेजर डिफरेंस है वो समझ लेना, फिर प्लांट के बारे में बताते हैं। पैरामीशियम भी जो होता है वह कैसा होता है? यूनिसेलुलर। इसको लैंग्वेज में अगर लिखे तो क्या लिखोगे? पैरामीशियम। क्या लिख सकते हो? इट इज एन यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक organism grouped under kingdom प्रोटिस्टा। हिंदी वाले लोग लिखेंगे यह एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। यह एक कोशिकीय यूकैरियोटिक एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है जिसे जिसे प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। जिसे प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, द शेप ऑफ पैरामीशियम इज फिक्स्ड। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा स्लीपर शेप। हिंदी वाले लोग लिखेंगे इसका आकार निश्चित होता है। इसका आकार निश्चित होता है। इसका आकार निश्चित होता है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा चप्पलाकार। चप्पल के आकार का। ठीक है, चप्पलाकार। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, इट इज एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। इट इज एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म फाउंड इन मेरीन वाटर। यह समुद्री जलीय जीव है। यह समुद्री जलीय जीव है। समुद्री जलीय जीव है। अगला पॉइंट लिखिएगा, द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ पैरामीशियम। The locomotory organ of paramecium is cilia. The locomotory organ of paramecium is cilia. ठीक है, एक और पॉइंट लिखिएगा, वैक्यूल नहीं ऐसे लिख लेना, हाँ लिखना, ओरल कैविटी प्रेजेंट फॉर ingestion of food.
इसमें भोजन ग्रहण करने हेतु, इसमें भोजन ग्रहण करने हेतु मुख गुहा, मुख गुहा पाया जाता है। इसमें भोजन ग्रहण करने हेतु मुख गुहा पाया जाता है। ठीक है, अब इसको फिगर से अगर समझोगे तो कुछ इस तरीके से दिखता है। पैरामीशियम स्लीपर आकार का होगा, ठीक है, और इसके पूरे के पूरे बॉडी पर इस तरीके के छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। क्योंकि यूकैरियोटिक जीव है इसलिए न्यूक्लियस होगा, पूरे बॉडी में साइटोप्लाज्म पाए जाएंगे। यहां पर प्रेजेंट होगा ओरल कैविटी के एक्सक्रीशन करने के लिए यहाँ एनल कैविटी भी होगा। ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें कहेंगे सिलिया। ठीक है, हो गया। ठीक है, पैरामीशियम के बारे में देखिए। पहला चीज इसमें क्या लिखा है हमने कि कैसा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर। ठीक है, एक कोशिका का बना है, और चूंकि इसमें न्यूक्लियस है इसलिए यूकैरियोटिक है। तो जिन जीवों में न्यूक्लियस होता है उसको क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक। तो ये भी आपका यूकैरियोटिक है। ठीक है, किस किंगडम में आता है, तो जिस किंगडम में अमीबा आता था, अमीबा किस किंगडम में आता था, प्रोटिस्टा, तो ये भी प्रोटिस्टा किंगडम का मेंबर है। पैरामीशियम जो होता है उसका शेप अमीबा का कैसा था, इरेगुलर अनफिक्स था, और इसका शेप कैसा हो जाएगा, फिक्स। फिक्स शेप इसका कैसा दिखाई देगा, तो चप्पल के तरह स्लीपर शेप का होगा। ठीक है, इस ये कैसा ऑर्गेनिज्म है, तो एक्वेटिक है, माने पानी में पाया जाएगा। और पानी वाले जीव कैसे होते हैं, दो तरह के, एक मेरीन वाटर ऑर्गेनिज्म और एक फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। तो ये कैसा है आपका, मेरीन वाटर ऑर्गेनिज्म। अमीबा कैसा था, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म था। ठीक है, ये लोकोमोशन आपका किसके द्वारा करेगा, सिलिया के द्वारा। किससे करेगा, सिलिया। अमीबा किससे कर रहा था, स्यूडोपोडिया से, और ये किससे कर रहा है, सिलिया से। इंजेक्शन के लिए भोजन के को शरीर के अंदर लेने के लिए इसके पास क्या पाया जाता है, तो माउथ कैविटी पाया जाता है, जो कि अमीबा में नहीं था। अमीबा में फूड का इंजेक्शन करना था तो वो क्या कर रहा था, स्यूडोपोडिया को ही तोड़ दे रहा था, और स्यूडोपोडिया को तोड़ के भोजन को शरीर के अंदर ले रहा था। और इसके पास ओरल कैविटी है, तो फूड का इंजेक्शन यह किससे कर लेगा, ओरल कैविटी से कर लेगा। क्लियर है। और ये जो छोटे छोटे बाल जैसी संरचना दिख रही है, इसी को क्या कहेंगे, सिलिया। और इसी सिलिया की सहायता से यह क्या करता है, लोकोमोशन करता है, स्थान परिवर्तन करता है, चलता फिरता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। ये 4-5 पॉइंट इसके विषय में याद रखना है। चलो प्लांट के बारे में आ जाओ, हेडिंग बना लेना, न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इसको हिंदी में कहेंगे पौधों में, पौधों में पोषण। इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, प्लांट्स आर multicellular eukaryotic, their body is covered by a dead cell wall. Their body is covered by a dead cell wall formed by सेलुलोज। हिंदी वाले लोग लिखेंगे पौधे, पौधे बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं।
बहुकोशिकीय पौधे बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं। बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं। इनका शरीर मृत सेलुलोज के आवरण द्वारा मृत सेलुलोज के आवरण द्वारा ढका रहता है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखिएगा, सेकेंड पॉइंट इसमें लिखेंगे, प्लांट्स प्रिपेयर their food by the process of photosynthesis। पौधे अपना भोजन, हिंदी वाले लोग लिखेंगे पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा, पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा तैयार करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा तैयार करते हैं। इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस में लिखिएगा 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll, C612O6 plus 6O2 plus 6H2O। हिंदी वाले लोग भी सेम लिख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, फोटोसिंथेसिस is the process in which light energy converted in केमिकल एनर्जी। हिंदी वाले लोग लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाशीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में, जिसमें प्रकाशीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, जिसमें प्रकाशीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट लिखने, स्टार्च इज द रिजर्व्ड मटेरियल ऑफ प्लांट while glycogen is reserve food of animals and fungi। हिंदी वाले लोग लिखेंगे पौधों का संचित भोज्य पदार्थ, पौधों का संचित भोज्य पदार्थ, पौधों का संचित भोज्य पदार्थ मंड ब्रैकेट में लिखना है स्टार्च, मंड ब्रैकेट में लिखना है स्टार्च, STARCH, स्टार्च है, जबकि जंतु एवं कवक का संचित भोजन ग्लाइकोजेन है। हो गया।
जंतु एवं कवकों का संचित भोजन, ग्लाइकोजेन, बोर्ड पर लिखा हुआ है ग्लाइकोजेन, GLYCOGEN, GLYCOGEN, ग्लाइकोजेन है। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, अगला पॉइंट लिखिएगा, एक्स्ट्रा वाटर which remains after photosynthesis, is removed through stomatal pores. Process is known as ट्रांसपीरेशन। हिंदी वाले लोग लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण के बाद बचे हुए जल का निष्कासन, प्रकाश संश्लेषण के बाद बचे हुए जल का निष्कासन पौधे रंध्र के माध्यम से, रंध्र ऐसे लिखेंगे, पौधे रंध्र के माध्यम से, रंध्र के ब्रैकेट में लिख लेना एस्टोमाटा, रंध्र के ब्रैकेट में लिख लेना एस्टोमाटा, पौधे रंध्र ब्रैकेट में एस्टोमाटा के माध्यम से करते हैं, एस्टोमाटा के माध्यम से करते हैं। यह प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। यह प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन यह प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, टीनी पोर्स present on the wall of leaf called stomata, पत्तियों की सतह पर, हिंदी वाले लोग लिखेंगे पत्तियों की सतह पर अनेक छोटे छिद्र होते हैं, अनेक छोटे छिद्र होते हैं। इन्हें रंध्र ब्रैकेट में लिखना एस्टोमाटा, रंध्र ब्रैकेट में स्टोमाटा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इन्हें रंध्र ब्रैकेट में स्टोमाटा कहते हैं। अगला पॉइंट लिखना, दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा डिपेंड्स अपॉन गार्ड सेल। हिंदी वाले लोग लिखेंगे रंध्रों का खुलना एवं बंद होना, रंध्रों का खुलना एवं बंद होना, द्वार कोशिका ब्रैकेट में लिखना गार्ड सेल, द्वार कोशिका ब्रैकेट में लिखिएगा गार्ड सेल, GUARD, गार्ड सेल, CELL, गार्ड सेल ब्रैकेट बंद, पर निर्भर करता है,
पर निर्भर करता, रंध्रों का खुलना एवं बंद होना, द्वार कोशिका, द्वार, द्वार कोशिका ब्रैकेट में गार्ड सेल, GUARD, गार्ड सेल, गार्ड सेल पर निर्भर करता है, गार्ड सेल पर निर्भर करता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, एस्टोमाटा इज द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर while chlorophyll is the site of absorption of sunlight। हिंदी वाले लोग लिखेंगे, रंध्र, रंध्र जल के अवशोषण के केंद्र हैं, रंध्र जल के अवशोषण के केंद्र हैं, जबकि रंध्र, रंध्र जल के अवशोषण के केंद्र हैं, के केंद्र हैं, जबकि क्लोरोफिल, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के, जबकि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के, सूर्य के प्रकाश के अवशोषण के केंद्र हैं, सूर्य के प्रकाश के अवशोषण के केंद्र हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल और कंडक्टिव टिश्यू, वैस्कुलर बंडल और कंडक्टिव टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम, वैस्कुलर बंडल और कंडक्टिव टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट इन प्लांट्स। हिंदी वाले लोग लिखेंगे, संवहनी उत्तक, संवहनी, संवहनी उत्तक, संवहनी उत्तक ब्रैकेट में लिख लेना, वैस्कुलर बंडल, बोर्ड पे लिखा हुआ है वैस्कुलर बंडल, यहां लिखा हुआ है वैस्कुलर बंडल, संवहनी उत्तक वैस्कुलर बंडल, जाइलम तथा फ्लोएम, जाइलम, जाइलम तथा फ्लोएम पौधों में, जाइलम तथा फ्लोएम पौधों में पाए जाते हैं, पौधों में पाए जाते हैं, पौधों में पाए जाते हैं। अब 2-3 पॉइंट जाइलम फ्लोएम के बारे में लिख लो। और 2-3 पॉइंट इस फ्लोएम के बारे में लिख लो। जाइलम में पहला पॉइंट लिखिएगा, इट इज अ डेड टिश्यू। हिंदी वाले लोग लिख लेंगे, यह एक मृत उत्तक है, यह एक मृत उत्तक है। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। यह जल तथा खनिज लवण का, यह जल तथा खनिज लवण का परिवहन करता है, जल तथा खनिज लवण का परिवहन करता है। अगला पॉइंट लिखना जाइलम में, खनिज लवण, खनिज लवण का परिवहन करता है। अगला पॉइंट लिखना, द फ्लो ऑफ, द फ्लो ऑफ जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल। जाइलम का बहाव, जाइलम का बहाव एक दिशीय, जाइलम का बहाव एक दिशीय होता है,
जाइलम का बहाव एक दिशीय होता है। फ्लोएम में पहला पॉइंट लिखिएगा, इट इज अ लिविंग, इट इज अ लिविंग टिश्यू, यह एक जीवित ऊतक है। फ्लोएम में लिखना, यह एक जीवित ऊतक है, यह एक जीवित ऊतक है। हाँ, कौन सा छूटा है बताइए? ये थर्ड वाला लिखो, थर्ड वाला लिखना, जाइलम का बहाव एक दिशीय होता है। हो गया। फ्लोएम में पहला पॉइंट लिखना, यह हिंदी आता नहीं, अंग्रेजी बुझाता नहीं है, कैसे काम चलेगा? एक दिशीय बोले हैं, एक दिशीय माने एक दिशा में। किसी का तैयारी करिएगा, हिंदियों नहीं आएगा, अंग्रेजियों नहीं आएगा, तो नया लैंग्वेज खोजना पड़ेगा। एक दिशीय माने एक दिशा में, ठीक है। हाँ, फ्लोएम में लिखो पहला पॉइंट, यह एक जीवित ऊतक है, यह एक जीवित ऊतक है, यह एक जीवित ऊतक है। दूसरा पॉइंट लिखना, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज। हिंदी वाले लोग लिखना, यह कार्बोहाइड्रेट, यह कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट तथा ग्लूकोज का, कार्बोहाइड्रेट तथा ग्लूकोज का, कार्बोहाइड्रेट तथा ग्लूकोज का परिवहन करता है, कार्बोहाइड्रेट तथा ग्लूकोज का परिवहन करता है, परिवहन करता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, द फ्लो ऑफ फ्लोएम, द फ्लो ऑफ फ्लोएम इज मल्टी डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल। फ्लोएम का बहाव, फ्लोएम का बहाव, बहाव, बहाव बहुदिशीय, बहुदिशीय नहीं द्विदिशीय लिख लेना। फ्लोएम का बहाव द्विदिशीय माने दो दिशा में, द्विदिशीय होता है। फ्लोएम का बहाव द्विदिशीय होता है। नोट में एक पॉइंट लिखिएगा, फ्लोएम में लिखिएगा, न्यूक्लियस इज एब्सेंट, न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन sieve tube of phloem, न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन sieve tube of phloem। हिंदी वाले लोग लिखेंगे, फ्लोएम के, फ्लोएम के चालनी नलिका, फ्लोएम के चालनी नलिका, चालनी नलिका ब्रैकेट में लिख लेना sieve ट्यूब, ब्रैकेट में लिख लेना sieve ट्यूब, sieve ट्यूब चालनी नलिका ब्रैकेट में sieve ट्यूब में केंद्रक अनुपस्थित होता है, में केंद्रक अनुपस्थित, sieve ट्यूब में केंद्रक अनुपस्थित होता है। हो गया। केंद्रक अनुपस्थित होता है। अब इसको समझ लेते हैं फटाफट, ध्यान से देखो। देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है, पौधे जितने सारे होंगे सभी में अगर देखोगे कि सेल किस तरह का है, ठीक है, कोशिका का अगर प्रकार तुमसे पूछा जाए तो क्या कहोगे, जो भी प्लांट होगा वह कैसा होगा, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या, बहुकोशिकीय। एक पॉइंट और स्किप हो गया, एक पॉइंट और आगे लिख लीजिएगा, फिर इसको समझाते हैं। एक पॉइंट और लिखिएगा, मेनी प्लांट्स, लिखिएगा मेनी प्लांट्स डिपेंड्स ऑन इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स फॉर देयर फूड।
they are called insectivorous plants. They are called insectivorous plant. एग्जाम्पल में लिखिएगा पिचर प्लांट. दूसरा एग्जाम्पल लिख लेना Venus फ्लाई ट्रैप. तीसरा एग्जाम्पल लिख लेना यूट्रिकुलेरिया. एक और एग्जाम्पल लिख लेना निपेंथिस. निपेंथिस. ठीक है, हिंदी वाले लोग लिखिएगा कई पौधे अपने भोजन हेतु कई पौधे अपने भोजन हेतु कीट पर आश्रित होते हैं. कीट माने कीड़ा मकोड़ा. कीट पर आश्रित होते हैं. उन्हें कीटभक्षी पौधा कहा जाता है. उन्हें कीटभक्षी पौधा कहा जाता है. उन्हें कीटभक्षी पौधा कहा जाता है. एग्जाम्पल में लिख लो जो बोर्ड पर लिखा हुआ है. 4 एग्जाम्पल यूट्रिकुलेरिया, वीनस फ्लाई ट्रैप, सारा लिख लीजिए. हाँ, 2 नंबर में है Venus, VENOUS, Venus फ्लाई ट्रैप. हो गया. चलिए देखिए, तो प्लांट्स कैसे होंगे सेल के बेसिस पर बताइए. सेल के बेसिस पर कैसा हो जाएगा? मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक. ठीक है, सब प्लांट कैसा होगा? मल्टी सेलुलर, यानी उनमें ढेर सारी कोशिकाएं होंगी. कोई पौधा ऐसा नहीं जो सिंगल सेल का हो. सब कैसा है? मल्टी कोशिका. दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? यूकैरियोटिक, मतलब प्लांट में न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा? बताओ. होगा. ठीक है, पिछले दिन बताए थे ना प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल केवल कौन है? बैक्टीरिया. बैक्टीरिया को छोड़ के बाकी सब क्या है? यूकैरियोटिक. जितना क्लास में बताते हैं उतना कम से कम याद रहना चाहिए. समझ में आ रहा है? ऐसा भी पूछे कि प्रोकैरियोटिक एग्जाम्पल कौन है, आप मुंह बंद कर ले रहे हैं तो पारा हमारा दिमाग का गर्म हो जाता है. तो क्लास में जितना बताएं उतना कम से कम याद करके आया करिए. समझ में आ रहा है? नहीं तो अचानक से क्लास सस्पेंड कर देंगे, मुंह बना के बैठल रहिएगा. फिर पिछला दिन जितना बता रहे हैं उतना दिमाग में रहना चाहिए. ठीक है, तो घर पर जाकर के एक बार कॉपी पढ़ लीजिएगा. या तो 70वीं बीपीएससी की जगह 75वीं बीपीएससी का तैयारी करते रह जाइएगा, नहीं होगा कभी. जितना क्लास में कराया जा रहा है उतना दिमाग में रहना चाहिए डेटा. समझ में आ गया बात? तो प्लांट में क्या लिखा है मैंने? यूकैरियोटिक. यूकैरियोटिक का मतलब वैसा सेल जिसमें न्यूक्लियस होता है. यू का मतलब क्या होता है? ट्रू. और कैरियोटिक का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस. बताए थे ना जी पिछले दिन. यू मतलब क्या होता है? ट्रू. और कैरियोटिक का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस. यानी जिसके सेल में न्यूक्लियस होगा वो क्या कहलाएगा? यूकैरियोटिक. और जिसके सेल में न्यूक्लियस नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? प्रोकैरियोटिक. तो पौधों की कोशिका में जैसे ही लिखा हुआ दिखा यहाँ यूकैरियोटिक, समझ जाओगे कि केंद्रक पाया जाएगा. ठीक है, इसीलिए प्लांट्स कैसे ऑर्गेनिज्म में आएंगे? यूकैरियोटिक में. ठीक है, तो प्लांट्स बहुकोशिकीय हैं, यूकैरियोटिक हैं. देयर बॉडीज कवर्ड बाय सेल वाल. इनका शरीर जो होता है वो सेल वाल से घिरा हुआ होता है. जैसे अब हम लोग हैं तो हम लोगों के सेल में डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है. लेकिन पौधे जो होते हैं उनके सेल के बाहर एक सेल वाल पाया जाता है. ऐसे इसको समझना, जैसे कई सारे प्लांट हैं, सेल वाल जो होता है ना, ये जो सेल वाल है, ये सेल वाल कुछ ही पौधों में है.
ये सेल वॉल जो होता है वो केवल 3 जीवों में पाया जाता है। एक पाया जाता है यह किस में, बैक्टीरिया में। तो बैक्टीरिया में यह जो सेल वॉल होता है वह पेप्टिडो ग्लाइकेन नामक पदार्थ का बना होता है, ठीक है। दूसरा सेल वॉल पाया जाता है किस में, फंजाई में। फंजाई को हिंदी में कहते हैं कवक। तो कवक का जो सेल वॉल होता है वह किस चीज का पाया बना होता है, काइटिन का। और तीसरा जो सेल वॉल होता है वो पाया जाता है किस में, प्लांट में। और प्लांट का सेल वॉल किस चीज का बना हुआ होता है, सेलुलोज का। तो याद रखना है आपको, क्या ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा है कि सेल वॉल कितने जीवों में है। तो केवल धरती पर 3 जीवों में ही सेल वॉल है, चौथे किसी जीव में नहीं है। इसको लिख लीजिए पहले। क्लियर ना। तो सेल वॉल कितने जीवों में है, केवल 3। सेल वॉल क्या होता है, देखो अब तीनों जीवों में जो यह सेल वॉल है यह कैसा होगा, तो डेड होगा, ठीक है। यह सबका सब सेल वॉल कैसा होता है, डेड होता है, मृत। कोई भी सेल वॉल लिविंग नहीं होता है, हमेशा कैसा होगा, डेड होगा। और ये सेल वॉल बना किस चीज का है, तो कार्बोहाइड्रेट का। पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। काइटिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट तुम लोग पढ़े होगे कि कितने तरह का होता है, 3 तरह का। कार्बोहाइड्रेट कितने तरह का, 3 तरह का। एक होता है मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट, एक डाइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट, और एक पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट। पढ़े है ना, एकल शर्करा, द्विशर्करा, बहुशर्करा। कार्बोहाइड्रेट कितने तरह का, 3 तरह का, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट का जो ये 3 टाइप है, अगर हम आपसे कहें कि मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ठीक है। अगर हम आपसे पूछे कि बताइए मोनोसेक्राइड, जिसको हिंदी में कहते हैं एकल शर्करा, क्या होता है, तो क्या कहोगे, वैसा कार्बोहाइड्रेट जिस पर कार्बन पर एटम की संख्या कितनी हो, 6। वैसा कार्बोहाइड्रेट जिस पर कार्बन पर एटम की संख्या 6 हो वो हमेशा क्या होगा, मोनोसेक्राइड होगा। जैसे अगर यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है C6H12O6, किसका फॉर्मूला है, ये ग्लूकोज का, ठीक है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे आपसे कि बताइए ग्लूकोज जो है वो कैसा कार्बोहाइड्रेट है, तो देख के पता नहीं चल जाएगा कि 6 कार्बन पर एटम है तो मोनोसेक्राइड, ठीक है। दूसरा कार्बोहाइड्रेट का जो टाइप होता है उसे क्या कहते हैं, डाइसेकेराइड, यानी हिंदी में क्या कहेंगे, द्विशर्करा। अब ये वैसा कार्बोहाइड्रेट होता है जो 2 मोनोसेक्राइड को जोड़ के बनेगा। तो जहां 2 मोनोसेक्राइड जुड़ जाएगा वहां पर कार्बन पर एटम की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो अगर पूछे C12H22O11, यह किसका फॉर्मूला है, तो सुक्रोज का। किसका फॉर्मूला है, सुक्रोज का। माने जो चीनी हम लोग खाते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। तो पूछे आपसे कि सुक्रोज कैसा कार्बोहाइड्रेट है, तो क्या कहोगे, डाइसेक्राइड, क्योंकि 2 मोनोसेक्राइड यहाँ पर क्या हो गया, जुड़ गया है। तीसरा कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है उसे कहते हैं पॉलीसेक्राइड। क्या कहेंगे, पॉलीसेक्राइड, बहुशर्करा। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि बहुशर्करा से जो भी पदार्थ बना होगा वो सबका सब क्या होगा, मृत होगा। तो पॉलीसेक्राइड का एग्जाम्पल कौन है, तो ये तीनों आपका पॉलीसेक्राइड का एग्जाम्पल है, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकेन, काइटिन, सेलुलोज, यह सब क्या है, पॉलीसेक्राइड है। अब सेलुलोज जो है, मान लो यहाँ पर कोई प्लांट है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, कोई प्लांट है। तो प्लांट के शरीर का पूरा यह जो बाहरी आवरण है, यह बाहरी आवरण क्या कहलाएगा, इसका सेल वॉल। बाहरी आवरण को क्या कहोगे, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। और यही कोशिका भित्ति सेल वॉल की बनी हुई होती है, ठीक है। और इसी सेल वॉल से प्राप्त क्या किया जाता है, सेलुलोज। और इसी सेलुलोज की सहायता से क्या बनता है, तो जिस कॉपी पर आप लिख रहे हैं वो कागज बनता है। कागज किससे बनता है, सेलुलोज से। पौधों से कागज बनता है ना जी, तो पौधे के किस भाग से कागज बनता है, सेलुलोज से बनता है। और इस सेलुलोज का रंग कैसा होता है, पीले रंग का यह होता है, येलो कलर का होता है। और आपका जो कॉपी है वो व्हाइट कलर का दिख रहा है, यानी उस सेलुलोज के ऊपर व्हाइट कलर का पेंट लगाया गया है, ठीक है। अगर लंबा समय तक इसको छोड़ दो, घर में अगर पुराना रामायण महाभारत वगैरह किताब होगा जो दादा परदादा लोग पढ़े होंगे, तो देखिएगा उसका पन्ना कैसा हो गया है, पीला दिखेगा ना, पीले रंग का उसका पन्ना दिखेगा। क्यों पीला दिख रहा है, क्योंकि उसके ऊपर का पेंट डिकम्पोज हो गया, तो सेलुलोज डायरेक्ट पीले रंग का दिख रहा है, समझ गए। इसी सेलुलोज से क्या बनता है, कागज वगैरह निर्मित किया जाता है। तो प्लांट का सेल वॉल, मैंने वही पॉइंट यहाँ लिखा था कि पौधों में क्या होता है,
तो पौधों में एक कोशिका भित्ति होती है जो किस चीज की बनी होती है, सेलुलोज की, और यह कैसा होता है, मृत होता है, डेड होता है। समझ में आया? अब डेड यह क्यों होता है, तो नेचर ने इसे डेड इसलिए बनाया है ताकि यह पौधों को सुरक्षा दे सके। ठीक है, प्लांट कैसा ऑर्गेनिज्म है, नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म है, यानी लोकोमोशन नहीं कर सकता है, एक ही जगह न रहता है। अब कोई आकर के उसको क्षति पहुंचाए तो उसके ऊपर सेलुलोज का बना हुआ सेलवाल है। अब डायरेक्ट हम लोगों को कोई क्षति पहुंचाए तो हम लोगों में सेलवाल है, ये सीधा सीधा क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पर अगर ब्लेड मारे तो कटेगा तो दर्द होगा कि नहीं होगा? अब प्लांट के ऊपर में बना हुआ है सेल वाल, उसको काटो तो उसको दर्द नहीं होगा। सेल वाल कटने से उसको दर्द नहीं होगा, सेल मेम्ब्रेन पर पहुंचेंगे तब दर्द होगा। तो नेचर ने उसके ऊपर क्या बना दिया, एक सेल वाल बना दिया सेलुलोज का। क्लियर है? दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इटसेल्फ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं वे अपना भोजन, तो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, यानी अपना खाना किस विधि से बनाएंगे, प्रकाश संश्लेषण से बनाएंगे। तो न्यूट्रिशन का मैंने चार्ट बनाया था, तो याद होगा आपको कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को कितने भागों में बांटा था, 2 भागों में। एक था फोटो ऑटोट्रॉफिक, दूसरा क्या था, कीमो ऑटोट्रॉफिक। तो प्लांट फोटो ऑटोट्रॉफिक है कि कीमो ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक है। तो फोटो ऑटोट्रॉफिक है तो किस विधि से खाना बना रहा है, फोटोसिंथेसिस से बना रहा है। फोटोसिंथेसिस का यही इक्वेशन है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि प्लांट को अपना भोजन बनाने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है, तो 4 चीजों की जरूरत होती है। प्लांट को भोजन बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा उसे क्या चाहिए, वाटर। तीसरा क्या चाहिए, सनलाइट। चौथा क्या चाहिए, क्लोरोफिल। पौधे को भोजन बनाने के लिए केवल 4 चीजों की जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। और जैसे ही ये 4 चीजें पौधों को अवेलेबल होती हैं, मिल जाती हैं, तो वो तुरंत अपना भोजन किस रूप में तैयार कर लेता है, ग्लूकोज के रूप में। तो पौधे का भोजन क्या होता है, ग्लूकोज होता है। प्लांट्स का फूड मटेरियल क्या है, ग्लूकोज। क्वेश्चन आता है प्लांट्स भोजन में क्या तैयार करता है, तो ग्लूकोज तैयार करता है। ठीक है, दिख रहा है ना, ग्लूकोज बनाया। और कौन सा गैस मुक्त कर रहा है, ऑक्सीजन गैस मुक्त कर रहा है। और क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, जल बन रहा है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बताना, अगर पूछे आपसे कि प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, वो रेस्पिरेशन में कौन सा गैस प्रयोग करते हैं, पौधे श्वसन में कौन सा गैस उपयोग करते हैं, श्वसन में पौधे सांस लेने में कौन सा गैस उपयोग में लाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। बोलो। श्वसन में धरती का सब जीव ऑक्सीजन ही उपयोग में लाता है। समझ में आया? पौधे श्वसन में कौन सा गैस उपयोग करेंगे, ऑक्सीजन। ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है यहाँ, ये क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर रेस्पिरेशन का इक्वेशन लिखे ना, श्वसन का इक्वेशन लिखे, तो क्या लिखोगे श्वसन के इक्वेशन में, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में। तो क्या बनेगा, एटीपी प्लस CO2 प्लस वाटर। ये रेस्पिरेशन का इक्वेशन है। समझ में आ रहा है? तो श्वसन में सब जीव किसका प्रयोग करता है, ऑक्सीजन का। ठीक है, तो पौधे भी श्वसन में किसका प्रयोग करेंगे, ऑक्सीजन का। ये वाला पौधा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कब करेगा, केवल प्रकाश संश्लेषण में करेगा। यही प्रश्न बीपीएससी जाके पेपर देखना 68 में पूछा था। 68 में क्वेश्चन क्या पूछा बीपीएससी ने, क्वेश्चन पूछा कि रात में पेड़ों के नीचे क्यों नहीं जाना चाहिए, या रात में पेड़ों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। इसलिए नहीं सोना चाहिए कि रात में प्रकाश संश्लेषण होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि रात में सनलाइट नहीं मिल रहा है। तो जब रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा है तो केवल क्या होगा, श्वसन। और जब केवल श्वसन होगा तो पौधे कौन सा गैस केवल निकालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। देख रहे हो ना, यहाँ आंख है तो देखो यहाँ कौन सा गैस निकाल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो श्वसन होगा तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड, और जब प्रकाश संश्लेषण होगा तो कौन सा गैस निकाल रहा है, ऑक्सीजन। तो दिन में पौधे ऑक्सीजन गैस भी मुक्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मुक्त करते हैं। तो दिन में पेड़ के नीचे जाने पर अच्छा लगता है, ताकि ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा वहां अवेलेबल होता है। और रात में पेड़ों के नीचे जाओ तो रात में केवल वो क्या ले रहा है, ऑक्सीजन, और क्या छोड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो रात में पेड़ के नीचे सोने पर सांस लेने में दिक्कत लगता है, क्योंकि वहां ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है। समझ में आया? तो पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस लेंगे, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड।
याद रहेगा, केवल प्रकाश संश्लेषण और दिन में श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों साथ साथ चलते रहता है। तो दोनों साथ साथ चलते रहता है तो सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है वहां पेड़ के नीचे। और रात में केवल क्या चल रहा है, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण नहीं चल रहा है। क्लियर हुआ बात? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। प्लांट अपना फूड किस विधि से बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, पौधों का भोजन। और कौन सा गैस मुक्त कर देंगे, ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्वेश्चन परीक्षा में पूछा हुआ है कि किस प्रक्रिया द्वारा धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा नियंत्रित है। तो पूरे गैस में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, 21%। अब 21% जो एयर में ऑक्सीजन है वो कैसे मेंटेन है, तो फोटोसिंथेसिस के कारण मेंटेन है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस अगर नहीं हो तो वो कॉन्सेंट्रेशन उसका घट जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, H2O बन रहा है। तो H2O के बारे में भी देख लो। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन भी बीपीएससी ने पूछा था। तो एक डेफिनेशन आप लोग पढ़े होंगे कि वह प्रक्रिया जिसमें पेड़ पौधे सूर्य से प्रकाश, है ना, पत्ता से क्लोरोफिल और जमीन से पानी लेकर के अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन अब ये डेफिनेशन नहीं आता है एग्जाम में। ये वाला डेफिनेशन पूछा हुआ है कि फोटोसिंथेसिस कैसी प्रक्रिया है, तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लाइट एनर्जी मतलब प्रकाशीय ऊर्जा किस रूप में बदल जाती है, केमिकल एनर्जी में। तो देख रहे हो ना, लाइट एनर्जी जो है, ये पूरा का पूरा जो लाइट एनर्जी है वो किस रूप में बदल रहा है, केमिकल एनर्जी में। यानी प्रकाशीय ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में किस विधि में होता है, फोटोसिंथेसिस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है क्या, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, स्टार्च जो है वो पौधों का क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल। जैसे घर में आपका खाना ज्यादा बन जाता है तो क्या करते हो, फेंक देते हो कि फ्रिज में रख लेते हो, फ्रिज में रख लिया, अगला दिन काम आएगा। तो उस भोजन को क्या कहते हो, ये हमारा रिजर्व्ड फूड है। कहते हैं ना कि ये हमारा क्या है, रिजर्व्ड फूड है। तो पौधा भोजन में क्या बना रहा है, ग्लूकोज, और किसी दिन अधिक ग्लूकोज बन गया तो उसको वो क्या करेगा, रिजर्व रख लेगा अपने पास, ताकि अगले दिन उसका क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, भोजन के रूप में लेंगे। तो पौधा का जो रिजर्व ग्लूकोज होता है, उस रिजर्व ग्लूकोज को किस नाम से जाना जाता है, स्टार्च। क्या किस नाम से जाना जाएगा, स्टार्च के नाम से जाना जाएगा। यानी पौधे अपना संचित भोजन किस रूप में करेंगे, स्टार्च के रूप में करेंगे। ठीक है, जबकि हम लोग हैं या कवक जो होता है, तो हम लोगों के शरीर में जो हमारा रिजर्व मटेरियल है वो क्या है, ग्लाइकोजेन। तो जितने सारे जंतु हैं उन जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजेन है। जितने सारे कवक हैं उनका संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजेन है। जबकि पौधों का संचित भोज्य पदार्थ क्या होता है, स्टार्च। ठीक है, चावल में सबसे अधिक मिलेगा। ठीक है, चावल में यह क्या मिलता है, सबसे ज्यादा स्टार्च आपको मिलेगा। रिवाइव वगैरह सूती कपड़ा में लगाते हैं ना, कपड़ा धो के, तो रिवाइव के पैकेट पर देखना, जो माड़ी होता है जी, रिवाइव के पैकेट पर देखना, उस पर लिखा रहता है कि इतना % इसमें क्या है, स्टार्च है। ठीक है, तो पौधा का संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च, जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजेन है। चलिए अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा वाटर विच रिमेन्स आफ्टर फोटोसिंथेसिस इज रिमूव्ड थ्रू स्टोमेटल पोर्स नोन एज ट्रांसपीरेशन। अब जो पत्ता होता है ना पौधा में, प्लांट में मान लो इस तरीके का लीफ है। अब इस पत्ता को आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसमें कई सारे छोटे छोटे हजारों की संख्या में छिद्र जो हैं वो लीफ के ऊपरी सतह पर आपको दिखेंगे। इन छिद्रों को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है स्टोमाटा। हिंदी में इन्हें क्या कहते हैं, रंध्र, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टोमाटा। ठीक है, अब इन स्टोमाटा का काम क्या है, दो काम है मेनली, समझना इसको ध्यान से। अब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस अगर पौधा कर रहा है तो फोटोसिंथेसिस में लास्ट में ये पानी बना कि नहीं बना। अब इस पानी को अगर अपने बॉडी में ही रख ले तो पेड़ सड़ जाएगा कि नहीं सड़ जाएगा। इस पानी को इसे क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वाई ट्रांसपीरेशन इज नेसेसरी फॉर प्लांट, पौधों के लिए ट्रांसपीरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन क्यों जरूरी है। तो क्यों जरूरी है, अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधा में अगर हो रहा है तो उस प्रक्रिया में पौधा का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहेगा कि कम रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा। जैसे कुकर में तुम खाना बना रहे हो तो खाना बन रहा है तो कुकर गर्म रहेगा कि ठंडा रहेगा, गर्म रहेगा। अब चावल उसमें से निकालना है तुमको तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जितना वेपर कुकर के अंदर है सब वेपर पहले बाहर निकालोगे, अरे सीटी निकालोगे तब ना चावल उसमें से निकलेगा। ठीक वैसे ही प्लांट जब अपना खाना बना रहा है तो उस दौरान उसके बॉडी का टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, और उस टेम्परेचर को नियंत्रित करने के लिए ये जो पानी यहाँ पर पौधे
एक्स्ट्रा बनाया हुआ है, इस पानी को वो एस्टोमाटा के द्वारा, ये जो पत्ता में एस्टोमाटा है, इस एस्टोमाटा के माध्यम से इस बचे हुए जल का पौधे क्या कर देते हैं, निष्कासन करते हैं, शरीर से निकाल देते हैं। और जैसे ही ये वाटर पौधे के शरीर से बाहर हुआ, उनके शरीर का जो तापमान है वो घट जाता है, कंट्रोल हो जाता है। क्लियर हुआ? जैसे मान लो तुम्हें बुखार हो गया, तो बुखार हो गया, डॉक्टर दवाई दिया, तो बुखार कब उतरेगा, जब शरीर से स्वेटिंग होगा, पसीना होगा। अब पसीना नहीं हो तो बुखार उतर जाएगा क्या? कोई भी दुनिया का दवाई खा लो, बुखार हुआ है और बिना पसीना का वो बुखार उतार दे, ऐसा कोई दवा बना है? नहीं बना है। पसीना होता है किस लिए? बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। ठंड के दिन में पसीना क्यों नहीं होता है? ठंड के दिनों में पसीना क्यों नहीं होता है? कारण क्या है? बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आउटर इन्वायरमेंट भी है ना जी। अब तुम्हारे शरीर का तापमान कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री, 36, 37 डिग्री सेल्सियस, ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। फॉरेनहाइट में कितना है? 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट, ये बॉडी टेम्परेचर है ना। इससे ज्यादा अगर बाहर का टेम्परेचर हो जाए तो पसीना होना शुरू हो जाएगा, ताकि बॉडी का टेम्परेचर क्या रह सके, मेंटेन हो सके। समझ में आया? अगर पसीना नहीं हो, किसी को इतना गर्मी पड़ रहा है, पसीना शरीर से नहीं हो, 50 डिग्री मान लो बाहर का तापमान है, धूप में निकल गया और पसीना हो ही नहीं रहा है, तो बम जैसे फटता है ना, वैसे इंसान का शरीर जो होगा वो क्या होने लगेगा, फटना शुरू हो जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा इंसान। तो पसीने से क्या होता है, इंटरनल हीट जो होता है बॉडी का वो बाहर निकल जाता है। समझ में आया? तो पसीना किस लिए? बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो ट्रांसपीरेशन किस लिए? बचे हुए जल का निष्कासन किस लिए? प्लांट के बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। क्लियर है? कोई दिक्कत इतना में? चलो देखो नेक्स्ट पॉइंट, वही यहां पर लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा वाटर, यानी जो पानी फोटोसिंथेसिस के बाद बच गया, उसका रिमूवल पौधे किसके माध्यम से करेंगे? एस्टोमाटा। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? ट्रांसपीरेशन। देखो दो चीज है, एक है यहाँ ट्रांसपीरेशन और एक होता है क्या, इवोपोरेशन। एक है ट्रांसपीरेशन और दूसरा क्या है, इवोपोरेशन। तो इवोपोरेशन को क्या कहते हैं? इवोपोरेशन को क्या कहते हैं? इवोपोरेशन को कहते हैं वाष्पन। क्या कहते हैं? वाष्पन। और इसे क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। दोनों में डिफरेंस समझना। इस बार बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था शिक्षक भर्ती वाला एग्जाम में, क्या क्वेश्चन पूछा था कि घड़ा जो होता है, उस घड़े के अंदर रखा हुआ पानी ठंडा रहता है, किस कारण से? ठीक है, घड़े में रखा पानी ठंडा रहता है किस कारण से? और हिंदी ऑप्शन दे दिया था, वाष्पोत्सर्जन और वाष्पन। तो वहां पर स्टूडेंट लोग खूब कंफ्यूज हुआ, वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन में अंतर नहीं दिख रहा था। तो किस प्रक्रिया द्वारा ठंडा रहेगा बताओ? हाँ, ट्रांसपीरेशन की इवोपोरेशन? बताइए। हाँ, ट्रांसपीरेशन। घड़ा में रखा पानी क्यों ठंडा रहेगा? इवोपोरेशन। किससे रहेगा? इवोपोरेशन, वाष्पोत्सर्जन के कारण। सॉरी, किसके कारण? वाष्पन के कारण। ठीक है, और पेड़ पौधे का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन किस रहेगा? वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन के कारण। ठीक है, दोनों में यही अंतर है। घड़ा में क्या होता है? वाष्पन होता है। समझ में आ रहा है? क्या होता है? वाष्पन। और पौधों में क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन। इसको बढ़िया से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो आगे क्या लिखा है? टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ लीफ कॉल्ड स्टोमाटा। यानी जो पत्ता होता है ना, उस पत्ते के शरीर के सतह पर, यानी पत्ते के सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छिद्रों को क्या कहा जाएगा? स्टोमाटा कहा जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा डिपेंड्स अपॉन गार्ड सेल। ये वाला ध्यान से समझना। मान लो यह क्या है? कोई लीफ है, ठीक है, तो लीफ में यह क्या है? स्टोमाटा है। अब जाइलम के द्वारा पानी खींच के कहां जाएगा? पत्ता में। किचन ऑफ द प्लांट किसे कहते हैं? किचन ऑफ प्लांट किसे कहा जाता है? लीफ को। याद रखना है, लीफ को क्या कहते हैं? किचन ऑफ प्लांट। पौधों का रसोई घर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भोजन बनने की प्रक्रिया जो है वो कहां पर पूरी होती है? पत्ते में होती है। ठीक है, अब यहां पर तुम्हें दिख रहा है ये छोटे छोटे पोर्स, एस्टोमाटा। ठीक है, अब इसी एस्टोमाटा को अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, तो कभी यह इस तरीके का दिखता है और कभी एस्टोमाटा को देखोगे तो वही इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, अब जाइलम के द्वारा जैसे ही पानी खींच के पत्ता में पहुंचेगा, ये स्टोमाटा इस तरह का हो जाएगा। इस स्टोमाटा को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ओपन स्टोमाटा। और इस स्टोमाटा को क्या कहोगे? क्लोज स्टोमाटा। ये क्या है? ओपन स्टोमाटा। और ये क्या है? क्लोज स्टोमाटा।
ठीक है, ओपन स्टोमाटा और क्लोज स्टोमाटा। अब क्वेश्चन एग्जाम में एक और पूछता है कि ये स्टोमाटा कभी ओपन हो जाता है और कभी क्लोज होता है, इसका क्या रीजन है? स्टोमाटा का खुलना और बंद होना। तो इस स्टोमाटा के ऊपर यानी इन छिद्रों के ऊपर, ये जो छोटे छोटे पोर्स थे, इनके ऊपर एक लेयर पाया जाता है। ठीक है, इस लेयर को क्या कहते हैं? इस लेयर को क्या कहते हैं? गार्ड सेल। क्या कहते हैं? गार्ड सेल। हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? हिंदी में इसे कहते हैं रक्षी कोशिका। हिंदी में क्या कहेंगे? रक्षी कोशिका, गार्ड सेल। ये कहां पर पाए जाते हैं? इस स्टोमाटा के ऊपरी आवरण पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब यही क्या करते हैं? स्टोमाटा को खुलने और बंद होने में मदद करते हैं। ये प्रश्न भी आपको 68 बीपीएससी में पूछा हुआ है कि रंध्र खुलता और बंद होता है किसकी सहायता से? तो इन गार्ड सेल की सहायता से, द्वार कोशिका की सहायता से। ठीक है, अब पानी इसके अंदर चला गया तो ये क्या हो जाएगा? फिर बंद हो जाएगा। और पानी जब जा रहा होगा पत्ता के अंदर तो ये क्या होगा? इस तरीके से खुला हुआ रहेगा। ठीक है, वही पॉइंट यहां लिखा हुआ है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा डिपेंड्स अपॉन इट्स गार्ड सेल। क्लियर है? आगे क्या लिखा हुआ है? स्टोमाटा इज द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। स्टोमाटा जो होता है वो पानी को अवशोषित करने का काम करता है। ये जो रंध्र होते हैं वो क्या करते हैं? पानी को अवशोषित करते हैं। जबकि पौधों में क्लोरोफिल जो होता है वह किसका अवशोषण करता है? सनलाइट का। याद रहेगा, क्लोरोफिल किसका अवशोषण करेगा? सनलाइट का। और स्टोमाटा किसका अवशोषण करेगा? पानी का। स्टोमाटा किसका करेगा? पानी का। और क्लोरोफिल किसका करेगा? सनलाइट का। आगे क्या लिखा है? पौधों में पदार्थों के परिवहन करने के लिए क्या क्या पाया जाता है? तो दो चीजें पाई जाती है, जाइलम पाया जाता है और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम का काम जो है वो यहां पर मेंशन है, इसको देख लो। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम क्या काम करता है? अब इस पॉइंट को हम समझा देते हैं, पहले फिगर से समझना। मान लो कोई प्लांट है, ठीक है, इस तरीके का कोई पौधा है। पौधा का जो निचला भाग होता है इसको क्या कहते हैं? रूट। अब जड़ को आप अगर देखोगे ना ध्यान से तो रूट में छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले रहते हैं। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? रूट हेयर। इन हेयर्स को क्या कहा जाता है? रूट हेयर। हिंदी में क्या कहते हैं? मूल रोम। और ये जो मूल रोम होते हैं उसमें क्या होता है? छोटा छोटा छिद्र होता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था कि पौधे प्रकाश संश्लेषण करने के लिए जिस जल का प्रयोग करते हैं वो जल कहां से आता है? ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ था? पहला ऑप्शन दिया था आपको भूमिगत जल, दूसरा ऑप्शन दिया था आर्द्रता ग्राही जल, तीसरा ऑप्शन दिया था बारिश का पानी, बारिश का जल यानी वर्षा का जल, और चौथा ऑप्शन दिया था नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताओ, जो प्रकाश संश्लेषण में पौधा पानी खींच रहा था ना, वो पानी इन चारों में से कौन सा पानी है? गेस करके बताओ। आर्द्रता ग्राही, मॉइस्चर्ड वाटर, मॉइस्चर वाटर। हाँ, फर्स्ट भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर। प्रकाश संश्लेषण में पौधा जो पानी ले रहा है वो पानी कौन सा पानी है? सेकंड आर्द्रता ग्राही जल। और बाकी लोग बताइए। आंसर क्या हो जाएगा? आर्द्रता ग्राही जल, मॉइस्चर्ड वाटर। ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर जो होगा भूमिगत जल, तो कई, अब पानी तुम्हें निकालना है चापाकल से तो कितना फीट बोरिंग कराना पड़ता है? कम से कम 70 फीट, 100 फीट, इससे ज्यादा ही ना कराना पड़ता है। 100 फीट, 120 फीट तक, 180 अब जाना पड़ रहा है। तो 180 फीट गए तब ना भूमिगत जल बाहर निकल रहा है। तो पौधे का जल 180 फीट गया रहता है, तो पानी कौन सा लेता है? तो जो जमीन में नमी रहता है, मिट्टी में जो नमी रहता है, उसी नमी को पौधे क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, उन नमी को कौन एब्जॉर्ब करेगा? ये रूट हेयर करेगा। ठीक है, ये जो रूट हेयर है वो इस नमी को, मिट्टी में जो नमी है उसे क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और इन सारे रूट हेयर से, ये जो रूट हेयर है मूल रोम, इससे एक उत्तक निकला है, एक टिश्यू निकला है। और ये टिश्यू कहां पर जा रहा है? तो पौधे के पत्तों में। इस टिश्यू को क्या कहा जाता है? इस टिश्यू को कहते हैं जाइलम। इस टिश्यू को क्या कहा जाएगा? इस टिश्यू को कहेंगे जाइलम। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जाइलम कहां से निकलता है, तो क्या कहोगे? कहां से निकलेगा जाइलम?
मूल रोम से, रूट हेयर से, और कहां पर पहुंचा हुआ है तो क्या कहोगे, लीफ। तो जाइलम का बहाव कैसा हो गया, यूनिडायरेक्शनल की मल्टी डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल, केवल एक ही दिशा में न जा रहा है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड। ठीक है, तो जाइलम कैसा टिश्यू है, डेड टिश्यू है, कहां से निकला है, रूट हेयर से, कहां जा रहा है, लीफ में। और किसे यह कंडक्ट करेगा बताओ, किसे यहां पर पहुंचाएगा, यह वाटर को, यहां से पानी को खींच करके पहुंचा रहा है ना। तो जाइलम का तीन चीज, पहला चीज याद रखोगे यह मृत होता है, दूसरा चीज याद रखोगे यह पानी का परिवहन करता है, और तीसरा याद रखोगे इसका बहाव एक दिशीय होता है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड। क्लियर है। अब कहोगे कि सर यह मृत टिश्यू है, डेड है, तो डेड है तो पानी को कैसे खींच लेता है। जाइलम में पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है, यह कैसा होता है, डेड होता है। तो जब डेड टिश्यू है तो पानी को कैसे खींचेगा, क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है ना, कैसे खींचेगा। मान लो तुम्हारे पास क्या है, एक बड़ा सा कंटेनर है, और इस कंटेनर में 50 लीटर पानी भरा हुआ है। ठीक है, एक कंटेनर है तुम्हारे पास, इसमें पानी कितना है, 50 लीटर। एक और दूसरा कंटेनर है, इसमें भी, इसमें मान लो पानी, इसमें 50 लीटर पानी आ सकता है, इसमें तो यहां तक है, इसमें 50 लीटर आ सकता है पानी, लेकिन है कितना, 10 लीटर। ठीक है, अब हम कहें कि कुछ इसमें का पानी तुम उसमें डाल दो, तो कहोगे कि उठा के तो नहीं डाल सकते, 50 लीटर है, भारी है ज्यादा, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। तो क्या दिमाग लगाओगे, इसमें एक ट्यूब ऐसे डाल दोगे, एक पाइप इस तरीके का इसमें डाल दोगे। तो जब इसमें पाइप इस तरह का डालोगे तो क्या इसका पानी इसमें जाना शुरू हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा, प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा। इसको क्या करोगे, इस पाइप को एक बार मुंह से पानी खींच लोगे, और एक बार मुंह से पानी जैसे ही खींचोगे तो प्रेशर जनरेट हो गया। अब प्रेशर जनरेट हो गया तब इसका पानी इससे इसमें जाना शुरू हो जाएगा। और कब तक जाएगा पानी, जब तक दोनों का लेवल बराबर नहीं हो जाता। और जैसे ही लेवल बराबर हुआ पानी जाएगा, फिर नहीं जाएगा। जैसे ही लेवल बराबर हो गया फिर पानी का इसमें से उसमें जाना भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। विज्ञान में इसी को क्या कहा जाता है, ऑस्मोसिस। साइंस में इसको क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस, ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन। ठीक है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जल का परिवहन क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस। हिंदी में कहते हैं परासरण। क्या कहते हैं, परासरण। तो परासरण किसे कहिएगा, ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। ठीक है, और यही काम अगर गैसों में हो, मान लो यहाँ परफ्यूम है, हमने स्प्रे किया, एक आध मिनट में पूरी क्लास में इसका सुगंध फैलेगा कि नहीं फैलेगा। तो गैस में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन कहलाता है डिफ्यूजन। क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन। हिंदी में कहते हैं इसको विसरण। तो गैस में क्या होता है जी, गैस में क्या होता है, डिफ्यूजन। और पानी में क्या होता है, ऑस्मोसिस। याद रहेगा। तो यहां देखो, यहां पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाई है। अरे मिट्टी में मॉइस्चर पूरा है ना जी, प्रचुर मात्रा में। तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ क्या है, हाई है। और यहाँ वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लो है। तो ऑटोमेटिक यहाँ जाइलम पर रूट प्रेशर बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। और इसी रूट प्रेशर के कारण पानी खींचता हुआ कहां पहुंच जाएगा, पत्ता में पहुंच जाएगा। तो लीफ में क्या आ गया, पानी आ गया। एटमॉस्फेयर में गैस है, कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। कितना परसेंट है, 0.03%। कल बताए थे ना। तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस मिल गया एटमॉस्फेयर से। सूर्य का प्रकाश मिल रहा है कि नहीं, सनलाइट मिल रहा है ना, सूर्य से सूर्य का प्रकाश भी पत्ते को मिल गया। और पत्ते के अंदर अपने क्या है उसके पास, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो पत्ता में पहले से है। और ये चारों चीज जैसे ही लीफ को मिला, लीफ भोजन बनाना शुरू करेगा कि नहीं करेगा, कर देगा। तो इस लीफ में भोजन के रूप में क्या तैयार हो जाएगा, ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज को पौधे के पूरे पार्ट में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब एक पत्ता से एक टिश्यू निकलेगा, ये जो लीफ है, इस लीफ से एक टिश्यू निकलेगा जो पौधों के सारे भाग में जाएगा। और इस टिश्यू को क्या कहोगे, फ्लोएम। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि फ्लोएम कहां से निकला है, तो क्या कहोगे, पत्ता से। कहां से निकला है, पत्ता से। और कहां गया है, प्लांट बॉडी के सारे पार्ट में। प्लांट बॉडी के जितने पार्ट हैं उन सारे पार्ट में क्या गया है, फ्लोएम गया है। और फ्लोएम क्या करेगा, तो इस पत्ता में जो ये ग्लूकोज बना है, उस ग्लूकोज को पौधे के शरीर के अन्य भागों तक पहुंचा देगा। तो तीन चीज इसमें याद रखोगे। पहला चीज, फ्लोएम कैसा होता है, जीवित। दूसरा याद रखोगे, फ्लोएम किसका परिवहन करेगा, ग्लूकोज का।
और तीसरा फैक्ट क्या याद रखोगे, इसका बहाव कैसा हो जाएगा, द्विदिशीय, यानी ये दोनों दिशाओं में ऊपर नीचे और नीचे ऊपर भोजन का क्या करता है, परिवहन करता है। क्लियर हो गया। अब ये तीनों फैक्ट देख लो फटाफट, कहां गया, ठीक है देख लो यहाँ पर। जाइलम कैसा है, डेड, किसका ट्रांसपोर्ट करेगा, वाटर का, किसका जाइलम का बहाव कैसा हो जाएगा, यूनिडायरेक्शनल। फ्लोएम कैसा टिश्यू है, लिविंग, किसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का, इसका बहाव कैसा हो जाएगा, मल्टी डायरेक्शनल। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, ये नोट में जो पॉइंट लिखा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखो। अब फ्लोएम क्या है, सेल है कि टिश्यू है, टिश्यू है। फ्लोएम क्या होता है, एक प्रकार का यह टिश्यू होता है। और टिश्यू किस चीज से बनता है, ग्रुप ऑफ सेल, सेल से टिश्यू बनता है ना, तो इसमें ढेर सारा सेल होगा। प्लांट में मैंने अभी आपको क्या लिखा था, प्लांट कैसा होता है, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट की एब्सेंट, प्रेजेंट, न्यूक्लियस कैसा होगा, प्रेजेंट होगा, तभी ना यूकैरियोटिक है। प्लांट का पूरे बॉडी में न्यूक्लियस होता है, केवल एक सेल को छोड़ के, कौन से सेल को, सीब ट्यूब। फ्लोएम में एक सेल होता है सीब ट्यूब, केवल उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, बाकी अन्य सारे सेल में न्यूक्लियस होता है। दैट्स व्हाई दिस सीब ट्यूब इज एक्सेप्शन ऑफ प्लांट सेल। सीब ट्यूब क्या है, पौधों की कोशिका का अपवाद है जिसमें केंद्रक नहीं होता है। समझ में आया। तो प्लांट में केवल न्यूक्लियस कहाँ नहीं है, सीब ट्यूब में, बाकी अन्य जगहों पर न्यूक्लियस है, इसलिए याद रखना है सीब ट्यूब। अब जैसे हम लोगों में पूछे आपसे कि हम लोग कैसे ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक की यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है ना। हम लोगों के शरीर के सारे सेल में न्यूक्लियस होना चाहिए, सारे सेल में न्यूक्लियस है भी, केवल एक सेल में हम लोगों का न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, कौन से सेल में, आरबीसी में। हम लोगों के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है, बाकी सारे के सारे सेल में न्यूक्लियस है। दैट्स व्हाई दिस आरबीसी इज द न्यूक्लियस ऑफ मैमल्स सेल। स्तनधारी जीवों की कोशिका का अपवाद हो गया, आरबीसी हो गया। क्लियर है। अब इसमें एक और पॉइंट यहाँ लास्ट में मैंने लिख दिया है, इसको भी ध्यान से याद कर लोगे। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, तो जब क्लोरोफिल उनके पास नहीं है तो अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते। वे क्या करते, जैसे मेघालय में कौन सा पौधा पाया जाता है, पीचर प्लांट, कहाँ मिलता है, मेघालय में। ये क्या खाता है, इंसेक्ट्स को खाता है, कीड़े मकोड़ों को खाता है। समझ गए। इसका पत्ता खुला हुआ रहता है, उस पत्ते से सुगंध निकलता है, तो कीड़े अट्रैक्ट होकर के आके पत्ते पर बैठते हैं, और जैसे ही पत्ता पर बैठा कीड़ा, ये पत्ता क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और कीट उसी के अंदर मर जाएगा। तो चूंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, इसीलिए ये कीड़े मकोड़ों को खा करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसलिए इन पौधों को कहा जाता है कीट भक्षी पौधा, इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो इसमें कितना नाम याद कर लोगे, 4, पीचर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रैप प्लांट, यूट्रिकुलेरिया और निपेंथिस। क्लियर। तो चलिए आज इतना ही, फिर इसके आगे अगले क्लास में इतना पढ़ के याद करके आइएगा पूरा।